हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अवेलेबिलिटी सेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एज्योर के रिलेटेड, या फिर आप रियल वर्ल्ड में भी अगर आप एज्योर से के साथ काम करते हो डे टू डे बेसिस पे, तो आपको पता होना चाहिए अवेलेबिलिटी सेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी हो जाता है कई बार, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि अपडेट डोमेन, फॉल्ट डोमेन, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, वो कंफ्यूज करती हैं। हालांकि जब भी मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को भी कंफ्यूजिंग लगा था, बट मैं ट्राई करूंगा एज सिंपल एज पॉसिबल आपको ये समझाने की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है एज्योर के डाटा सेंटर की। इससे पहले कि हम समझे कि हमारा जो फॉल्ट डोमेन या फिर अवेलेबिलिटी सेट्स या फिर अपडेट डोमेन क्या होता है, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब भी हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं एज्योर के ऊपर, वो वर्चुअल मशीन कहाँ पे डिप्लॉय हो रही है, मतलब जहाँ पे वो डिप्लॉय हो रही है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया है कि एज्योर का डाटा सेंटर कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारा एज्योर का डाटा सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एज्योर के डाटा सेंटर के अंदर मैंने दो रैक लगाए हुए हैं। बट रियल वर्ल्ड में अगर हम एज्यूम करेंगे जैसे कि एज्योर का कोई डाटा सेंटर है, जैसे इंडिया के अंदर कोई एज्योर का डाटा सेंटर है, तो उसके अंदर बहुत सारे रैक्स होंगे। जैसे कि ये एक रैक वन हो गया, ये रैक वन है, ये आपका रैक टू है, ठीक है। अब अगर हम रैक टू के अंदर जाएं, जैसे कि मान लो इस रैक के अंदर हम घुस के देखें अंदर, तो इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हमको एक सबसे पहले यूपीएस देखने को मिल जाएगा, जिसको हम पावर सप्लाई बोल देते हैं या एक बैकअप बैटरी वगैरह बोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये रैक जो है, इसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगे हैं उनको पावर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूपीएस लगा है या फिर एक पावर सप्लाई लगी है, तो वो भी एक रैक का हिस्सा ही है। उसके बाद रैक के अंदर हमको एक नेटवर्क स्विच देखने को मिल जाएगा। हमको पॉसिबली उसके अंदर राउटर देखने को मिल जाएगा जो राउटिंग कर रहा है। उसके अंदर हमको इस तरीके से एक फिजिकल सर्वर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम उन सर्वर्स के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन्स को डिप्लॉय करते हैं। हमारा रैक कुछ इस तरीके का दिखता है एज्योर डाटा सेंटर के अंदर भी। अब यहाँ पे मैंने एक एक इक्विपमेंट बताया, मतलब कि एक नेटवर्क स्विच बताया है, ठीक है, एक राउटर बताया है, एक ही पावर सप्लाई बताई है और एक ही फिजिकल सर्वर बताया है। बट रैक के अंदर मल्टीपल फिजिकल सर्वर हो सकते हैं, मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं और मल्टीपल राउटर्स एक टाइम पे एक रैक के अंदर कनेक्टेड हो सकते हैं। बट एक्चुअल में हमारा जो एज्योर का डाटा सेंटर है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। तो कुछ बहुत सारे यहाँ पे रैक्स लगे होंगे, ठीक है, उस रैक्स के अंदर ऐसे एक फिजिकल सर्वर लगा होगा। और जब भी आप एज्योर पोर्टल पे जाके एक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करते हो, जैसे आपने डिसाइड किया भी आज मैं विंडोज की एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, तो आपकी क्या होती है, आप एज एन एडमिन, यहाँ पे आप एडमिन हो, आपने एज्योर पोर्टल पे, यहाँ पे ये आपका क्लाउड पोर्टल है, यहाँ पे आपने लॉग इन किया, यहाँ पे लॉग इन करके आपने एक एज्योर वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की। बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में आपकी पोर्टल से एक रिक्वेस्ट आई एज्योर के एपीआई पे, ठीक है, या किसी भी तरीके से एज्योर पे एक रिक्वेस्ट आई और एज्योर ने अपनी ऑटोमेशन के थ्रू एक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर दिया। बट एट दिस पॉइंट आपको नहीं पता, आपको एज एन एडमिन नहीं पता कि ये जो वर्चुअल मशीन है डाटा सेंटर के अंदर किस रैक के ऊपर, किस फिजिकल सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हुई है, ठीक है, किस फिजिकल सर्वर के ऊपर ये वर्चुअल मशीन रन कर रही है। राइट, अब आपको तो इतना पता है कि भाई आपके पास सिर्फ कंट्रोल होता है कि भाई आप किस लोकेशन पे अपनी मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हो। कि अगर आप कनाडा रीजन के अंदर जो डाटा सेंटर है उधर डिप्लॉय करना चाहते हो, ये आपके पास डिसीजन होता है। ठीक है, अगर आप इंडिया के डाटा सेंटर पे डिप्लॉय करना चाहते हो, ये आपके पास डिसीजन है, जो कि हम रीजन चूज करते हैं ना, जब हम मशीन डिप्लॉय करते हैं तो वहां पे हमको ऑप्शन आता है भी किस रीजन के अंदर हम मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हो। तो वो रीजन का बेसिकली बैकएंड में मतलब यही होता है कि भैया आप जिस रीजन को चूज करोगे उस लोकेशन के डाटा सेंटर पे आपकी मशीन को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। बट आपको ये नहीं बताया जाता भाई किस फिजिकल सर्वर पे डिप्लॉय किया जा रहा है, किस रैक के ऊपर डिप्लॉय किया जा रहा है, इस सब का हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। अब इन सब चीजों का कंट्रोल हमको क्यों चाहिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ और आप एक को एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। मतलब कि रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई हमने एक वेब, मान लो आपकी ये वर्चुअल मशीन आपने बनाई है, इसके ऊपर एक वेबसाइट चल रही है आपकी, ठीक है। अब आपको डर है कि भाई ये वाली अगर मशीन डाउन होगी तो आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में आपने क्या किया, उस सिनेरियो में आपने अज्योर पे एक और वर्चुअल मशीन बना दी, ठीक है। और इसके आगे आपने लगा दिया एक लोड बैलेंसर, इस तरीके से यहाँ पे आपका लोड बैलेंसर लग गया। तो आपके जो यूजर है, यहाँ पे जो आपका ये यूजर है, मान लो यूजर का नाम बॉब है,
बॉब ने क्या किया, आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करने की कोशिश किया, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपकी बॉब की यूजर की रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे जाएगी और लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा भाई किस मशीन के ऊपर मैं आपकी बॉब की रिक्वेस्ट भेजूं ताकि उसको वेबसाइट का एक्सेस मिल जाए। तो रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ इस तरीके से होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स को मल्टीपल मशीन्स के ऊपर चलाते हैं ताकि अगर हमारी एक मशीन, एक वर्चुअल मशीन डाउन हो जाए, स्टिल हमारी वेबसाइट जो है वो काम करती रहे दूसरी वर्चुअल मशीन्स की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एज एन एडमिन क्या किया, आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना दी, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई है। आपने डिसाइड किया भाई ये आपकी इंडिया के अंदर जो डाटा सेंटर है वहां पे आपकी मशीन डिप्लॉय हो। एज्योर ने क्या किया, एज्योर ने एक रैक लिया, रैक के ऊपर आपकी दोनों वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर दी। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एज्योर आपको सेम ही रैक के ऊपर दोनों मशीन डिप्लॉय कर देगा। बट व्हाट इफ एज्योर ने क्या किया, एज्योर ने आपकी दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन सेम फिजिकल सर्वर के ऊपर ही डिप्लॉय कर दी। मतलब ये फिजिकल सर्वर जो है ये एक ही रैक पे बना हुआ है, बट वो दोनों मशीन्स जो है आपके इस फिजिकल सर्वर पे ही डिप्लॉय होगी। अब हम हमारा जो ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे हम अपनी मशीन्स को मैनेज कर रहे हैं, ये राइट नाउ हम कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं क्लाउड का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस चैनल पे, राइट। तो IaaS के अंदर क्या होता है, IaaS के अंदर हमको सिर्फ एज्योर अपना हार्डवेयर देता है, उसके ऊपर हमने क्या सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, क्या वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है, वो हमारे एडमिन का काम होता है, राइट। तो इस सिनेरियो में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके ऊपर जितनी भी मशीन्स बनेंगी उसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, उसके ऊपर जितने भी अपडेट आएंगे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। बट यहाँ पे जो हार्डवेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज्योर की। अब इस सिनेरियो में एज्योर फिगर आउट करता है कि भाई ये जो सर्वर लगा हुआ है इसके ऊपर जो फर्मवेयर अपडेट है वो अप टू डेट नहीं है, उस पर पुराना कोई फर्मवेयर चल रहा है। तो उस सिनेरियो में एज्योर को तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। अब जब भी आप फर्मवेयर अपडेट करते हो तो आपका जो सर्वर है या फिर आपका जो फिजिकल डिवाइस है वो पावर ऑफ होता है, रीस्टार्ट होता है, और उसके बाद आपका अपडेट करता है वो, उसके बाद दोबारा रीबूट होता है और उसके बाद स्टार्ट होता है। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ, अगर आपकी दोनों मशीन्स इस फिजिकल सर्वर पे रन हो रही थी तो ये दोनों प्रोबेबली डाउन हो जाएंगी, या फिर आपका जो ये है शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि भी आपकी मशीन के ये जो सर्वर है इसको रिबूट करने से पहले एज्योर क्या करता है, आपकी मशीन्स को मूव कर देता है दूसरे होस्ट पे। बट उसमें चांसेस होते हैं आपको कि भी क्या पता आपकी मशीन प्रॉपरली बूट ना हो नए सर्वर पे, आपको कोई एरर आ जाए, राइट। तो उस सिनेरियो में आपके पास कंट्रोल नहीं है एट दिस पॉइंट कि आप जब आपने दो अपने अपने हिसाब से तो दो मशीन बना दी रिडंडेंसी के लिए, बट आपको नहीं पता भाई वो मशीन दोनों क्या अलग अलग सर्वर पे इंस्टॉल हुई हैं या फिर दोनों सेम ही सर्वर पे इंस्टॉल हो गई हैं। तो ये चीज का कंट्रोल लेने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं जिसका नाम है अवेलेबिलिटी सेट्स। अब अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर क्या होता है, अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर आपकी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका फॉल्ट डोमेन और एक होता है आपका अपडेट डोमेन। और फॉल्ट डोमेन के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये दोनों आपके अवेलेबिलिटी सेट्स का ही कॉन्सेप्ट है। फॉल्ट डोमेन की जब भी हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं नेटवर्क और पावर फेलियर को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। मतलब कि आपने क्या किया यहाँ पे, आपने अपनी वेबसाइट होस्ट की, ठीक है। आपने जब अपनी वर्चुअल मशीन होस्ट की, वर्चुअल मशीन होस्ट करते हुए आपने बताया कि भी मेरे को अवेलेबिलिटी सेट्स चूज करने हैं। अब जब आप उसमें अवेलेबिलिटी सेट्स चूज कर रहे थे तो आपको बताना होता है भी आपको कितने फॉल्ट डोमेन चाहिए और कितने अपडेट डोमेन चाहिए। मैक्सिमम आप 3 फॉल्ट डोमेन रख सकते हो और मैक्सिमम आप अपने 15 अपडेट डोमेन रख सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हमारे 3 फॉल्ट डोमेन होते हैं और 15 अपडेट अपडेट डोमेन होते हैं। अब यहाँ पे फॉल्ट डोमेन का मतलब क्या है, फॉल्ट डोमेन का मतलब सिंपल है कि आपने जब अपनी मशीन्स को डिप्लॉय किया, अब ये सारी की सारी मशीन्स आपकी सेम ही वेबसाइट को सर्व कर रही हैं, ठीक है, सेम ही वेबसाइट चला रही हैं, और यहाँ पे आगे फ्रंट पे लोड बैलेंसर लगा है जो कि आपका ट्रैफिक इन सारी मशीन्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, और यूजर्स आपके लोड बैलेंसर पे हिट करते हैं। कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एज्योर ने क्या किया, ये आपका एक है रैक 1, ठीक है, और ये आपका रैक 2। अब इस सिनेरियो में एज्योर ने मेक श्योर किया कि भाई आपकी सारी की सारी मशीन्स एक ही रैक पे इंस्टॉल ना हो जाए, ठीक है। तो एज्योर ने दो मशीन्स आपकी कर दी एक रैक पे इंस्टॉल और दो मशीन कर दी आपने आपके आपकी
एक रैक पे इंस्टॉल। अब इस सिनेरियो में अगर मान लो इस रैक के अंदर पावर फेलियर हो जाता है या फिर नेटवर्क फेलियर हो जाता है, उस सिनेरियो में आपकी सिर्फ 2 ही मशीन डाउन होंगी, आपके पास स्टिल 2 मशीन्स होंगी जो आपकी वेबसाइट्स को सर्व कर सकती हैं। तो फॉल्ट डोमेन का मतलब सिंपल है, जब भी कोई फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट से आपको बचाने के लिए आप फॉल्ट डोमेन को काम में लाते हो। अपडेट डोमेन का काम क्या है? अपडेट डोमेन का नाम जैसे कि वो बता रहा है कि जब भी एज़्योर को कोई अपडेट करना होता है। अब एज़्योर ने यहाँ पे क्या किया? एज़्योर ने यहाँ पे डिसाइड किया, अब यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या लगा हुआ है, ठीक है? मान लो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से कुछ सेटअप है कि यहाँ पे आपका एक फिजिकल सर्वर लगा है जिसके ऊपर ये मशीन इंस्टॉल्ड है। एक फिजिकल सर्वर यहाँ पे एक लगा हुआ है जिसके ऊपर ये मशीन इंस्टॉल्ड है। उसी तरीके से यहाँ पे एक और फिजिकल सर्वर है जिसके ऊपर ये मशीन इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे एक और फिजिकल सर्वर है जिसके ऊपर ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी चारों की चारों मशीन्स अलग अलग फिजिकल सर्वर्स पे हैं। ठीक है? तो इस सिनेरियो में एज्योर क्या करेगा? एज्योर एक टाइम पे एक ही अपडेट डोमेन को करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा? एज्योर देखेगा कि भाई एज्योर कैसे ध्यान रखता है इस चीज का? एज्योर मेक श्योर करता है कि आपकी जो 2 मशीन्स हैं, जिनको वो रिबूट करने वाला है, सबसे पहले तो एज्योर फिगर आउट करेगा भाई ये सारे के सारे जो होस्ट हैं, फिजिकल सर्वर हैं, इन पे अपडेट अवेलेबल है। अब यहाँ पे एज्योर उसके बाद देखेगा ठीक है, ये फिजिकल सर्वर पे अपडेट तो अवेलेबल है बट इनके ऊपर जो मशीन्स चल रही हैं, वो किस तरीके से सेटअप की गई हैं? क्या वो अवेलेबिलिटी सेटअप सेट्स का पार्ट है? हमारे सिनेरियो में यस, ये अवेलेबिलिटी सेट्स का पार्ट है। तो एज्योर क्या करेगा? एज्योर देखेगा कि भाई ये मशीन जिस फिजिकल सर्वर पे है, ठीक है? वो फिजिकल सर्वर को अगर मैं रिबूट कर देता हूँ, तो उस सिनेरियो में मेरी जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट तो डाउन नहीं होगी। तो इस सिनेरियो में एज्योर क्या कर सकता है? एज्योर इन दोनों को एक फिजिकल एक अपडेट डोमेन बना देता है और इन दोनों को एक अपडेट डोमेन का ग्रुप बना देता है। अब इस सिनेरियो के अंदर एज्योर क्या करेगा? एज्योर सबसे पहले इस वाले को अपडेट करेगा, ठीक है? इन दोनों फिजिकल सर्वर्स को रिबूट कर देगा। जब तक क्या होगा? जब तक आपकी वेबसाइट स्टिल अवेलेबल रहेगी, सेकंड अपडेट डोमेन की वजह से। और जैसे ही आपका जो सेकंड अपडेट डोमेन है, एक बार रिबूट होने के बाद आपका अपडेट हो गया, आपका फर्मवेयर अपडेट फुल पैच्ड हो गया, उसके बाद ये जब अप एंड रनिंग हो जाएगा, उसके बाद एज्योर सेकंड अपडेट डोमेन को पैच करेगा। ठीक है? तो पैचिंग का एग्जांपल मैंने दिया आपको, बट रियल वर्ल्ड में अपडेट डोमेन और आपका जो फॉल्ट डोमेन है उसका सिर्फ यही पर्पस है कि फॉल्ट डोमेन आपको बचाता है नेटवर्क और पावर फेलियर से, अपडेट डोमेन आपको फिजिकल होस्ट के रिबूट से बचा देता है। सिंपल एज दैट। ठीक है? और यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अवेलेबिलिटी सेट्स को यूज करने के आपको कोई कॉस्ट नहीं होती, फ्री है ये। जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, आपको अवेलेबिलिटी सेट्स चूज करने का ऑप्शन होता है, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। बस अवेलेबिलिटी सेट्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है एज एन एडमिन कि आप इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल में ला सको। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि भी आपने 2 मशीन्स, आप नहीं चाहते कि आप ऐसी सिचुएशन में, जैसी हमारी ये सिचुएशन है, कि भई आपने तो 2 मशीन्स बना दी ये सोच के कि भई 2 मशीन्स रिडंडेंसी प्रोवाइड करेंगी। बट एज़्योर को नहीं पता कि आपने ये दोनों मशीन्स रिडंडेंसी के लिए बनाई हैं। तो एज़्योर ने तो ऑटोमैटिकली आपकी मशीन्स क्या की, सेम ही फिजिकल होस्ट के ऊपर सेटअप कर दी। अब इस सिनेरियो में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है इस रैक पे, इस रैक के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेटवर्क और पावर की। तो मतलब कि यहाँ पे अगर पावर या फिर नेटवर्क के रिलेटेड कोई इश्यू आया था तो आपकी दोनों मशीन्स क्या हुई? डाउन हो गई। या फिर एज़्योर डिसाइड करता है कि भई ये वाले फिजिकल सर्वर पे एक अपडेट अवेलेबल है। उस सिनेरियो में एज़्योर ने क्या किया? इस सर्वर को रिबूट कर दिया। आपकी मशीन फिर डाउन हो गई। तो इस सिनेरियो में आपने अपने अकॉर्डिंगली तो सही डिसाइड किया था 2 मशीन्स बनाने का, रिडंडेंसी प्रोवाइड करने का, बट ये सही तरीका नहीं है जब हम क्लाउड की बात करते हैं। तो क्लाउड के अंदर आपको अवेलेबिलिटी सेट्स इसलिए ही दे गए हैं ताकि आप प्रॉपर्ली फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन को मैनेज कर सकें और कंट्रोल कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो थ्योरेटिकल थी। नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन को देख सकते हैं, कैसे उनको बना सकते हैं और कैसे अवेलेबिलिटी सेट्स का यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ फॉल्ट डोमेन, नंबर ऑफ अपडेट डोमेन डिसाइड करने के लिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।